Students, today we will read chapter first in civics, the Indian Constitution. But before that, I want to tell you something related to the syllabus. We have also complete chapter first in geography, resources, and after that we have also completed chapter first in history. And both of you chapter completed, I hope. And so today we will continue the chapter first in the Indian Constitution in civics. Okay. जैसा आप जानते हैं कि हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया है, हाउ व्हेन एंड वेयर वाला, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। और चैप्टर फर्स्ट जो है वो ज्योग्राफी का भी कंप्लीट हो गया, उसके भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं और वीडियोज़ भी मैंने जो है आपको दे दिए हैं सभी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है ना। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में आप भी पढ़ चुके होंगे कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। लेकिन हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान जो है वो नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके बेसिस पर जो है सरकार अपना कार्य करती है और नागरिकों को भी उसमें कुछ अधिकार दिए होते हैं। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन एज वेल एज द गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें सरकार और नागरिक दोनों का अधिकार भी होता है और अधिकार के अलावा उनकी ड्यूटीज़ भी जो है उसमें मेंशन की गई हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये 1934 का है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। This assertion for an independent constituent assembly formed only of Indian gained momentum, and this was convened in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly, and between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. तो इस फोटो के अंदर जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसके हम थोड़ा पास में जाते हैं, इसके इतिहास को समझते हैं। 1934 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने एक डिमांड किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा जो है बनाई जाए, और ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, और एक जो स्वतंत्र संविधान सभा होगी उसको फॉर्म किया जाए, जिससे कि भारतीयों को जो है वो एक मोमेंटम मिले। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1946 दिसंबर में जो है संविधान सभा को फॉर्म किया गया था। ठीक है, और ये संविधान सभा जो बनी थी वो 1946 में फॉर्म हुई थी, 9 जुलाई 1946 को जुलाई में इसको फॉर्म किया गया। और उसके बाद इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। और उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है इनके अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो 1946 से लेकर के 1949 तक करीब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में, और संविधान सभा ने फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया। उससे पहले का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में, क्योंकि हमने ब्रिटिशों की करीब 150 वर्ष की गुलामी की और ब्रिटिशों का हमारे देश के ऊपर कब्जा रहा, उस दौरान जो भारतीय थे और जो भारतीय लीडर्स थे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और फाइनली ब्रिटिश रूल को भारत से उखाड़ फेंका। तो
ये एक लंबा प्रोसेस था, एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कि भारतीयों को जो है विजय प्राप्त हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत को एक संविधान मिला और संविधान के आधार पर जो है अब देश आगे चलाया जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने जो है संविधान को स्वीकृति प्रदान की, उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हो गया। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू अबाउट द वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम ये जानेंगे कि एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. स्टूडेंट, आज पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका खुद का संविधान है, जबकि सभी लोकतांत्रिक देश हों ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ संविधान है वो लोकतंत्र हो, है ना, आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सब का एक संविधान होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो सभी देश हैं उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनेक उद्देश्यों को सर्व करता है। सबसे पहला कि इसमें कुछ ऐसे निश्चित आइडियल्स होते हैं जो कि कंट्री उनके आधार पर और उसके जो सिटीजन्स होते हैं वो रहते हैं। और एक अन्य तरीका है कि संविधान बताता है हमें कि क्या हमारे देश का, हमारे समाज का फंडामेंटल नेचर है। तो एक कंट्री जो यूजुअली अलग अलग कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल से बना होता है और जो कि एक निश्चित बिलीव्स जो होते हैं जिनको वहाँ शेयर किया जाता है, और ये आवश्यक नहीं होता है कि वो सभी इश्यूज़ के ऊपर जो है एग्री हों, सहमत हों, लेकिन एक संविधान जो है वो सहायता करता है सेट ऑफ रूल्स के रूप में और प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों के आधार पर कि जो भी व्यक्ति हैं जो कि उस देश में रहते हैं और वो सभी उन पर सहमत हों। जो भी देश चाहता है या देश के जो लोग चाहते हैं जिनको एक सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है, तो ये सभी जो है इसमें इंक्लूड नहीं है कि किस प्रकार की वहाँ गवर्नमेंट है, किस प्रकार के एग्रीमेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन आइडियल्स होते हैं जिनके आधार पर उन सभी का ये मानना होता है कि देश को कुछ ऐसी शक्तियों ने या एक संविधान के द्वारा उसको होल्ड किया हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, कुछ निश्चित नियम कानूनों की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर देश को गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो शासक होता है उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। बेसिकली जब हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सरकार का स्वरूप होता है जिसमें जो शासक होता है जो पूरे देश को शासित करता है उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। Let us try and understand what we meant by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy
and the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. अब हम एक ये समझते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे ऊपर उसका अर्थ क्या है। तो हम दो कॉन्स्टेंट सिचुएशंस लेते हैं जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में रहा है नेपाल के बारे में। ये नेपाल आप जानते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है और जो कि भारत के नॉर्थ में है, उत्तर में है, ठीक है। और रिसेंटली क्या है, नेपाल में जो है क्या था, मोनार्ची था, राजतंत्र था। लेकिन जब प्रीवियस वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना नेपाल का, तो जिसको 1990 में जो है अडॉप्ट किया गया था, तो उसका रिफ्लेक्शन जो रहा वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो राजा से छीन ली गई थी और लोगों ने जो है नेपाल के अंदर अनेक दशकों तक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है आंदोलन चलाया। लेकिन फाइनली सन 2006 में वो उसमें सफल रहे और राजा की जो पावर्स थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो पीपल ऑफ नेपाल जो थे उन्होंने एक नया संविधान लिखा और नेपाल के अंदर जो है लोकतंत्र को स्थापित किया गया। जो रीज़न रहा, जो वो नहीं चाहते थे कि ये लगा जो है कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हटा दिया गया, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता था जो नेपाल के लोग चाहते थे। और फाइनली 2015 में जो है नेपाल ने अपना एक संविधान जो है पूरे देश के अंदर लागू किया और आज नेपाल जो है एक लोकतांत्रिक देश है। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules and change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. जैसे गेम का फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल का जो गेम होता है इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं तो लगातार होते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो नहीं बदले जाएंगे, है ना, कुछ गेम के साथ साथ बदलते हैं। तो नेपाल के अंदर जो है मोनार्ची को बदला गया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ पे स्थापित किया गया, जिसकी आवश्यकता थी जिन परिवर्तनों की वो संवैधानिक नियमों के आधार पर जो है एक नए समाज को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए प्रयास हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया संविधान जो है स्वीकार किया, एडॉप्ट किया अपने देश के लिए 2015 में। और ये जो आप कैप्शन देख रहे हैं ये एलोबरेट करता है कि नेपाल के लोगों ने किस प्रकार जो है लोकतंत्र के लिए जो है संघर्ष किया है। ठीक है, आगे की जो कहानी है अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।